जय भीम। जय भीम आर्मी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर तुझे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। आज आपके भाई ने 12 बजे लाइव आने का आप लोगों से वादा किया था सोशल मीडिया के माध्यम से। तमाम देश के सम्मानित मीडिया बंधुओं का सम्मान करते हुए जो हमारे आंदोलन को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूं। तमाम सम्मानित मीडिया बंधुओं का। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये अवगत करा देना चाहता हूं, साथियों, आज भूख हड़ताल का 11वां दिन है, लेकिन आपका भाई बड़ी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहा है। कोई भाई ये न समझे कि भाई कमजोर हो गया है। भाई की तबीयत नाजुक है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं बहुजन का बच्चा हूं, बाबा साहब का बच्चा हूं। लड़ेंगे, संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। सम्मानित साथियों, आज भूख हड़ताल का 11वां दिन है। सबसे पहले मैं आपको आज रात के एक घटना जो प्रशासन ने जो चाल चली है, मैं उससे अवगत करा देना चाहता हूं आप तमाम भाइयों को। उन्हें पता है कि भीम आर्मी देश के दलितों की, मजदूरों की, मुस्लिमों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की आवाज है। और उसे पता है कि सरकार को कि ये आंदोलन एक दिशा तय करेगा। हो सकता है ये आंदोलन इतना बढ़ जाए कि सरकार को झुकना पड़े, और सरकार को झुकना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, रात कुछ प्रशासन के लोग भूख हड़ताल स्थल पर आते हैं और यहां की वीडियोग्राफी करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिला सहारनपुर में आए तो यहां के कप्तान ने, डीएम ने, एसपी ने, एसपी देहात ने, एसडीएम ने, कोतवाल से लेकर तमाम अधिकारियों ने हमें कहा कि आप लोगों के हाथ में है माहौल बनाना और आप बड़े जिम्मेदार लोग हैं। सहारनपुर को आज अगर चाहें तो व्यवस्था आप लोग बना सकते हैं, और व्यवस्था बनाना, माहौल को बनाकर रखना, ये हमारी प्राथमिकता है। और हमने किसी भाई को लॉकडाउन का पालन करते हुए किसी भी को रोड पर नहीं आने दिया। सभी भाइयों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया। लेकिन रात जो देखने में मिला है उससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटे अधिकारी इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, उनकी कोशिश है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि भीम आर्मी के वो लोग हैं हम, कि ऐसा कोई जिला नहीं जो हमसे हिला नहीं। हमने न पहले विरोधियों की साजिश को कामयाब होने दिया है और विरोधियों की साजिश को अब कामयाब होने दिया जाएगा। तो बस मैं इतना बता देना चाहता हूं कि रात जिस समय ये घटना हुई, हमारे बड़े भाई भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वाले जी को पता लगा। वो 15 मिनट में 12 बजे यहां इस घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने तमाम अधिकारियों को तलब किया कि आपने ऐसा क्यों किया है।
हमारा भूख हड़ताल और आंदोलन जब शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है तो आप क्या करना चाहते हैं? आप हमारी मांगों को मान लीजिए, हम तो आज ही भूख हड़ताल समाप्त कर देंगे। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि किसी भी सूरत में ये सूरत बदलनी चाहिए। इस देश के अंदर कोरोना से ये जनता न मरे, ये जनता मरनी बंद हो जाए, ये हमारा मकसद है। और अब मैं अपने तमाम उन बहुजन समाज के युवाओं से बात करना चाहता हूं जिनके खून में उबाल है, जिनका खून आज भी उबाल है और गर्म है खून उनका। केवल उन लोगों से बात करना चाहता हूं। जिनका खून ठंडा हो गया है उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो बलिदान देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भीम आर्मी देश में बहुजन समाज की आवाज बनी रहे। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ कौन लड़ रहा है? तमाम दलित नेता चुप हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं। सम्मानित साथियों, वो लोग मलाई खा रहे हैं लेकिन भीम आर्मी लड़ रही है। भीम आर्मी किसी परिस्थिति में संघर्ष कर रही है आप लोगों के लिए। हमने 21 मई को भी जंतर मंतर पर यह वादा किया था, ऐलान किया था कि बहुजन समाज के लोगों, आज आपसे हम वादा कर रहे हैं कि देश के दलित, मुस्लिम, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के लिए आज एक देश की नई आवाज बुलंद हुई है। आज एक ऐसी आवाज ने जन्म लिया है जो तानाशाही सरकार के खिलाफ अड़ी रहेगी और लड़ रही है बहुजन समाज के लोगों। तो सम्मानित साथियों, आज हम लोगों ने जिस प्रकार से देश के अंदर कोरोना महामारी में ये देश की जनता हजारों की संख्या में रोज मर रही है, हमने ये निर्णय लिया था कि सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। देश की जनता मरना कब रुकेगी? अगर सरकार चाहे तो व्यवस्था बदल सकती है। सरकार अगर चाहे तो व्यवस्था कर सकती है। सरकार के पास वो ताकत है। कुछ लोग कहते हैं देश के कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, कि देश की जनता की मदद कीजिए। लेकिन मैं उन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने ताकत सरकार को दी है। अगर सरकार से कुर्सी को नहीं संभाला जा रहा है तो भीम आर्मी के हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को कुर्सी दे। हम 8 दिन में वादा करते हैं कि देश की जनता मरना बंद हो जाएगी। यह वादा कर रहे हैं आप लोगों से। 8 दिन में ही देश की जनता को मरना बंद कर देंगे। सम्मानित साथियों, मैं अपने बहुजन समाज के युवाओं से ये पैगाम देना चाहता हूं कि संघर्ष, जो लोग संघर्ष करते हैं, जो लड़ते हैं, किसी परिस्थिति में बलिदान देते हैं, अधिकार उनको ही मिलते हैं। और अधिकार कभी मांगे नहीं जाते, अधिकार छीनने पड़ते हैं बहुजन समाज के लोगों। मैंने आपके लिए वो एजेंडा रखा है। आपके भाई ने आपके सामने वो मेमोरेंडम तैयार किया है। अगर इस मेमोरेंडम को, इस एजेंडे को सरकार ने अगर स्वीकार कर लिया, मैं देश के बहुजन समाज के सरकारी अधिकारियों से लेकर एक छोटे कर्मचारी तक ये पैगाम दे रहा हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर आपका भला होने वाला है। इस आंदोलन से आपका इतने बड़े पैमाने पर भला होगा। समाज के लोगों, जो पदोन्नति में आरक्षण है, जो एसआई दरोगा 40 साल से दरोगा की नौकरी पर ही नौकरी कर रहा है और दरोगा की नौकरी पर रिटायर हो जाता है, ये संविधान में नहीं है। संविधान में पदोन्नति में आरक्षण है कि वो जब दरोगा की नौकरी से लगता है और जब वो रिटायर की ओर पहुंचता है तो एसपी की कुर्सी तक पहुंच जाता है। ये पदोन्नति में आरक्षण है। तो मैं अपने बहुजन समाज के युवाओं से ये कहना चाहता हूं
और मैंने मांगे रखी हैं, मैं उन मांगों को डिटेल में बता देना चाहता हूं कि सबसे पहली मांग बहुजन समाज के युवाओं मेरी ये है कि सरकार दलितों के वापस लिए गए 5-5 बीघे के पट्टे वापस करे। मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देना चाहता हूं कि जिस समय 1983 में 1990 में कांग्रेस की सरकार ने दलित समाज के लोगों को 5-5 बीघे के पट्टे अलाउड किए थे और उन 5-5 बीघे के पट्टों में हमारा दलित वर्ग अपनी खेती करता था, पालन पोषण करता था, गेहूं उगाता था, चावल उगाता था, अपना भरण पोषण करता था। लेकिन इस बीजेपी निगम्मी सरकार ने उन पट्टों को जातिगत आधार पर इसलिए वापस ले लिया कि हमारे दलित समाज के लोग आर्थिक स्थिति से टूट जाएं, उनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाए, वो राजनीति के बारे में सोचना ही बंद कर दें, वो पूरे दिन धूप में मजदूरी करें और रात को आकर घर सो जाएं, केवल उनकी दिनचर्या यही रहे। ये बीजेपी ने गंदी मानसिकता के अनुसार किया गया है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, ये आंदोलन चलेगा, मजबूती से चलेगा और मैं उन भाइयों को कह रहा हूं जिनके खून में उबाल है, बलिदान देना पड़े तो बलिदान दिया जाएगा, कुर्बानी देनी पड़े कुर्बानी दी जाएगी, लेकिन अधिकारों के लिए संविधान को हाथ में लेकर लड़ेंगे और जीतेंगे। सम्मानित साथियों, और दूसरा मेरा मांग ये है, पदोन्नति में आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। जो हमारे अधिकारी एक एसओ, एसआई या छोटा सा कर्मचारी वो उसी पद पर रहता है और 60 साल नौकरी करने के बाद उसी पद से रिटायर होता है। ये बहुत हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। बाबा साहब ने जो हमें पदोन्नति में आरक्षण दिया था, उस आरक्षण पदोन्नति में ये कहा था कि यदि कोई कर्मचारी ऐसा ही अगर भर्ती होता है तो जब तक वो रिटायर होगा तो एसपी डीएसपी की कुर्सी तक पहुंचेगा। तो मैं सरकार से ये मेरी दूसरी मांग है कि सरकार पदोन्नति में आरक्षण को लागू करे और तमाम देश का कर्मचारी भीम आर्मी के साथ में खड़ा हो। देश के तमाम नेता चुप हैं, तमाम पार्टियां चुप हैं, जेल जाने से डरते हैं, लेकिन हम सरकार को कहते हैं कि अगर जेल ही हमारा असली घर है तो हमें जेल में भेज दो, लेकिन अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे। सरकारी कर्मचारियों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा और तुम्हें 5-5 बीघे के पट्टे वापस किसी भी सूरत में ये देने पड़ेंगे। तो सम्मानित साथियों, हमारी तीसरी मांग ये है कि जो सभी प्रदेशों के जिलों में आरक्षण में, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो और चाहे वो पत्रकारिता हो, लोकतंत्र के जितने भी चारों स्तंभ हैं, इन चारों स्तंभों में हमारे समाज, बहुजन समाज को जो आरक्षण दिया गया है संविधान में, उस आरक्षण की पूर्ति की जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान में हमें 28% आरक्षण दिया है, मैं तमाम प्रदेशों के जिलों की बात कर रहा हूं कि आरक्षण के नाम पर हमें बदनाम किया जा रहा है। आप एक जिले का नाम मुझे बता दीजिए कि किस जिले में हमारा आरक्षण पूरा है, किस जिले में हमारे 28% लोग हैं। आप एक जिले का नाम बता दीजिए मुझे। इसलिए मैं भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर हुआ, इसलिए भूख हड़ताल पर बैठा हूं कि ये मांगे हैं। देश का युवा, बुद्धिजीवी युवा मेरी भावनाओं को समझे। जो मैंने आपके सामने ये एजेंडा रखा है, इस एजेंडा को समझे। अगर ये एजेंडा लागू होता है तो बहुजन समाज के लोगों, आपकी आर्थिक बेड़ियां टूटना निश्चित है। आर्थिक बेड़ियां टूट जाएंगी आपकी। और मेरी चौथी मांग ये है कि मरीजों के अस्पताल में पहुंचने पर उनको तुरंत भर्ती किया जाए। जिस प्रकार से देश की सरकार तानाशाही को, डॉक्टरों को सख्त आदेश नहीं दे रही है, मरीज अस्पताल के बाहर इसलिए दम तोड़ रहे हैं कि उनको जब वो अस्पताल के बाहर जाते हैं तो उन्हें कोरोना का हवाला देकर जांच के लिए कहा जाता है और कोरोना जांच की रिपोर्ट 48 घंटे में आती है और 48 घंटे तक हमारा मरीज, हमारा भाई, देश का नागरिक दम तोड़ देता है। हम सरकार से ये अपील करते हैं
कि अस्पताल में पहुंचने पर देश में मरीजों को तुरंत भर्ती किया जाए और यदि उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, यदि उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता है, तो उनको मरीज के अनुसार उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और अगली मांग हमारी ये है सम्मानित साथियों, देश में कोविड-19 अस्पतालों की वेंटिलेटर की क्षमता को बढ़ाया जाए। जिस प्रकार से वेंटिलेटर न होने के कारण देश में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, लोग मर रहे हैं, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लगातार उनकी मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। तो हम सरकार से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि आप लोग वेंटिलेटर की क्षमता को बढ़ाएं, जिससे कि कोरोना मरीजों के उपयोग हेतु वेंटिलेटर को ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके। और हमारी अगली मांग ये है कि मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जाए। जितने भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं, उन प्लांटों को आदेश किए जाए सरकार के द्वारा कि जब जब भी इस देश के मरीजों को, कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो सबसे पहले उनको कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा दिलाई जाए, जिस कारण उनकी जान बचाई जा सके। बहुत सारे कोरोना के मरीज ऐसे हैं सम्मानित साथियों, जो कोरोना में के मरीज ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण वो दम तोड़ रहे हैं, उनको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो मर रहे हैं लगातार। और हमारी अगली मांग ये है कि देश में जितने भी मैरिज हॉल हैं, सत्संग भवन हैं, ग्राउंड हैं, इनको कोविड-19 अस्पतालों में तब्दील किया जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। जब कोई मरीज अस्पताल में जा रहा है तो उसको डॉक्टर कह देते हैं कि यहाँ पर बेड खाली नहीं है। तो मैं सरकार से ये मांग कर रहे हैं हम लोग भीम आर्मी के माध्यम से कि जितने भी प्ले ग्राउंड है, सत्संग भवन है, हॉल है, मीटिंग हॉल है, उनको कोविड-19 अस्पतालों में तब्दील कराया जाए और बेड की संख्या को बढ़ाया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना के मरीजों को वेंटिलेटर, ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सके। और उससे अगली मांग हमारी ये है कि देश में जितने भी ऑटो चालक हैं, रेडी चलाने वाले व्यक्ति हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जो कोरोना समय अंतराल का जो उनके बिजली के बिल रुके हुए हैं और सरकार उन्हें बिल उन पर ब्याज लगाकर भेज रही है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि कोरोना काल में मजदूर कमा नहीं रहा है, उसका काम नहीं लग रहा है, वो अपना भरण पोषण कैसे करे, वो अपने बच्चे कैसे पाले, वो अपना बिजली का बिल कहां से भरेगा। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, और सरकार से मांग करते हैं कि उन रेडी वालों के, ऑटो वालों के, रिक्शा चालकों के, उन तमाम भाइयों के, मजदूरों को, किसानों के कोरोना समय अंतराल के बिजली के बिलों को सबको माफ किया जाए, जिससे कि उनके सर से बोझ उतर सके। और उससे अगली मांग हमारी ये है सरकार से कि देश में ऑटो चलाने वाले, रेडी चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले मजदूर किसानों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि जब से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार ने इस बिंदु पर तो कहीं ना कहीं एक्शन लिया है। कुछ राशन डीलरों ने मुफ्त में राशन देना शुरू किया है, लेकिन कुछ राशन डीलर हरामखोरी, घूसखोरी कर रहे हैं। मैं अपने भाइयों से भी, युवाओं से भी ये आदेश करता हूं, भीम आर्मी के पदाधिकारियों से, यदि कोई राशन डीलर गांव में मुफ्त में राशन न दे, जब सरकार ने आदेश कर दिया है, तो उसकी सूचना प्रशासन को दें, ताकि ऐसे राशन और घूसखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके और इस देश के मजदूरों को, किसानों को, वंचितों को, गरीबों को राशन उपलब्ध कराया जा सके। और उससे अगली मांग हमारी ये है कि जितने भी कोरोना काल में मृत्यु हो रही है हमारे देश के अंदर, जैसे कि ये डेड बॉडियां नाले से, नहरों से बरामद हो रही हैं, तालाबों से बरामद हो रही हैं, ये हमारे देश की सभ्यता नहीं है। ये सरकार इसकी व्यवस्था करे, उनका सह सम्मान
अंतिम संस्कार कराने के लिए उनकी व्यवस्था करे, जिससे कि उनका अंतिम संस्कार सहसम्मान हो सके। उनकी डेड बॉडियां यदि नदी में नालों में मिलेगी तो उससे और भी प्रदूषण बढ़ेगा, उससे और भी बीमारी जन्म लेगी। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ये डेड बॉडियां गंगा से, नालों से, नदियों से न मिले, इसकी स्पेशल रूप से टीम लगाए सरकार। और अगली मांग हमारी ये है कि कोरोना जितने भी देश के अंदर मरीजों की मृत्यु हो रही है, उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, जिससे कि उनके परिजन सुख चैन की जिंदगी जी सके। और उससे अगला हमारा मांग ये है कि सरकार ने जो एमएसपी अभी तक नहीं बनाया है, जो किसान विरोधी जो कानून है, उसको काले कानून को सरकार वापस करे और एमएसपी पर कानून बने और किसान की फसल का मुआवजा दिया जाए, उसकी फसल के रेट तय हो, सरकार उसकी फसल खरीदे। जो बाबा साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो किसानों के लिए जो बिल बनाया था, उसी को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। और मैं अपने किसान भाइयों से भी एक संदेश देना चाहता हूं कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के अंदर यदि किसी ने सोचा है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सोचा है। वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार देश के किसानों का कितना उत्पीड़न कर रही है। तो मैं देश के किसानों से भी ये अपील करता हूं कि आप लोग भीम आर्मी के साथ में खड़े हो, हम आपकी आवाज को भी बुलंद करने का काम करेंगे। और मैं अपने बहुजन भाइयों को, भीम आर्मी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता को एक लास्ट संदेश ये देना चाहता हूं कि संघर्ष, देखिए देश के अंदर किसान 6 महीने से बॉर्डर पर बैठा है, गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है, टिकरी बॉर्डर पर बैठा है, करनाल, कुरुक्षेत्र, इन तमाम बॉर्डरों पर 6 महीने से किसान संघर्ष कर रहा है और अपनी मांगों को लेकर अड़ा है, अपनी जंगल और जमीन, अपनी फसल की मुआवजों को लेकर किसान अड़ा है। तो मैं इसलिए अपने बहुजन युवाओं से ये संदेश दे रहा हूं, आपके भाई को तो केवल 10 दिन हुए हैं, आप लोग खड़े हो साथ में, ये मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। ये जमीन सरकार को वापस देनी पड़ेगी, बलिदान हम देने के लिए तैयार हैं, संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाएगी, मजबूती से लड़ेंगे। और साथियों, जो भी लड़ाई भीम आर्मी लड़ी है, उसी लड़ाई को जीत कर दिखाया है। आप लोग अपने दिमाग से खुद ही सोचिए, आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझदार हैं। अगर 5-5 बीघे के पट्टे हमारे गरीब भाइयों को, इन दलित भाइयों को अगर मिल गए तो कितने बड़े पैमाने पर समाज का भला होगा। अगर हमारे सरकारी अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण लागू हो गया तो सरकारी अधिकारी एक छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़ा अधिकारी बनेगा तो कितने अधिकारी बनेंगे हमारे समाज में, कितने अधिकारी तैयार होंगे, मैं ये बता देना चाहता हूं। और देश के लोकतंत्र के चारों स्तंभों में यदि पूरा हमारा 28% आरक्षण अगर लागू हो गया, साथियों ऐसा कोई जिला नहीं बचेगा जहां आपका अधिकारी आपको बैठा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन ये नहीं हो रहा है, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए ये एजेंडा आपके सामने रखा है, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आरक्षण को लागू कराने के लिए आपको संवैधानिक रूप से भूख हड़ताल जारी रखनी पड़ेगी। आप अपने भाई के साथ में एक बार खड़े हों, ये लड़ाई भीम आर्मी जीतेगी, लड़ेंगे और जीतेंगे संवैधानिक रूप से। तो सम्मानित साथियों, बहुत सारे साथी ये सोच रहे थे कि भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, ऐसा नहीं है। आपका भाई बाबा साहब का बच्चा है, मैं कमजोर हो जाऊं ये हो नहीं सकता, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर तुझे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सम्मानित साथियों, संघर्ष करना आप उन किसान भाइयों से सीखो। 6 महीने से रोड पर पड़ा है, हमें तो 10 ही दिन हुए हैं। आप लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाएं, इस आंदोलन में सहयोग करें, लड़ेंगे और जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम आर्मी।